हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोज, हमारी क्लासेस पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली क्लासेस के, हमारे आने वाले वीडियोज के लिंक के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ये क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली सोसाइटी। बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म को, सेकुलरिज्म को और रीजनलिज्म को, यानी कि सांप्रदायिकता को, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता को और उसके अलावा क्षेत्रवाद को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कम्युनलिज्म के साथ, यानी सांप्रदायिकता के साथ। सांप्रदायिकता और संप्रदाय दो अलग अलग चीज होती हैं। अगर मैं किसी मत को, किसी मजहब को, किसी पंथ को, किसी समूह विशेष को फॉलो करता हूं तो वो मेरा संप्रदाय हो सकता है। लेकिन अगर मेरे मन में इस तरह की भावनाएं जागृत होती हैं कि मेरे द्वारा फॉलो किया जाने वाला मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय ही बिल्कुल सही है, और इसके अलावा जो लोग दूसरे मतों को, दूसरे मजहबों को, दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं वो लोग पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म, दूसरे मत, दूसरे संप्रदाय, दूसरे पंथ पूरी तरीके से गलत हैं। केवल मेरा संप्रदाय सर्वोपरि और बाकी संप्रदाय इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, या वो मेरे संप्रदाय की अपेक्षाकृत निकृष्ट श्रेणी के हैं। तो यहां से जन्म लेती है सांप्रदायिकता। राइट। जनरली सांप्रदायिकता किसी आम आदमी के मन में नहीं होती है। सांप्रदायिकता की आग लगाई जाती है जनरली पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या कुछ इस तरह के लीडर्स के द्वारा जो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करना चाहते हैं, भीड़ को मोबिलाइज करके, लोगों को भड़काकर। तो अगर मैं साधारण शब्दों में बात करता हूं तो कम्युनलिज्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बनकर तैयार हुई है। किसी आदमी को बार बार यह रियलाइज कराना कि अरे तुम इस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो और तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। ठीक है, सारे तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर उसके सामने पेश करना और उसको बार बार यह रियलाइज कराना कि तुम इस देश में या तुम्हारा समूह इस देश में द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के लोगों में शुमार किया जाता है और तुम्हारे साथ लगातार अन्याय होते चल रहे हैं। बावजूद इसके, जबकि भारत का संविधान सभी धर्मों को, सभी मतों को, सभी मजहबों को, सभी लोगों को बिल्कुल समान अधिकार देता है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की भावनाएं लोगों के मन में भड़काई जाती हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो लोगों के मन में भड़कने वाली जो भावना होती है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, जिसका संप्रदाय से जनरली कोई लेना देना नहीं होता है। राइट। यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो किसी भी मत से या किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय को फॉलो करने वाला हो सकता है। वहीं पर जब उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि केवल मेरा संप्रदाय या केवल मेरा मत जो है या मेरा मजहब जो है वो सर्वोपरि है और इसके अलावा जितने भी दूसरे पंथ हैं वो सभी मेरे संप्रदाय के सामने निकृष्ट हैं या इससे कम हैं या इसके मुकाबले बेकार हैं, और वो वहां से दूसरे संप्रदायों को बदनाम करने की कोशिश शुरू करता है, वहां से उसके अंदर कम्युनलिज्म की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। राइट। तो इट कैन बी कंस्टिट्यूड एज ओइंग एलिजियंस टू वंस कम्युनिटी मोर देन ए वाइडर सोसाइटी। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की कम्युनिटी को जो है तारीफ की जाती है और दूसरी बाकी सभी कम्युनिटीज की, बाकी सारे मतों की जो है, बाकी सारे पंथों की उसके सामने तुलना की जाती है कि वो उससे नीची श्रेणी के आते हैं, ये सारी चीजें जन्म देती हैं बेसिकली सांप्रदायिकता की भावना को। राइट। ये सांप्रदायिकता समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये मुझे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। तो दिस सॉर्ट ऑफ हेटर्ड टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। अगर इस तरह की नफरत लोगों के मन में भरी जा रही है कि आपका संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, या किसी व्यक्ति के मन में यह भावना भरी जा रही है कि आपके संप्रदाय को दूसरे संप्रदायों के समक्ष श्रेष्ठ नहीं माना जाता है या नीचा माना जाता है, इस तरह की भावनाएं जिस सांप्रदायिकता को
जन्म देती हैं, जिस सांप्रदायिकता को भड़काती हैं मनुष्य के मन में, वो सारी चीजें समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं अलग अलग तरीकों से। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति एक व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना जाग सकती है। एक संप्रदाय की दूसरे संप्रदाय के प्रति नफरत की भावना जाग सकती है। राइट। तो इस तरह किसी भी नफरत की भावना के साथ एक देश की परिभाषा को पूर्णतः सार्थक कर पाना हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक सांप्रदायिकता से बेसिकली एक तो दो मतों के बीच में, मजहबों के बीच में, पंथों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में नफरत पैदा की जाती है। नफरत पैदा करने की कोशिश की जा सकती है, नफरत पैदा हो सकती है, जो हमेशा देश के लिए नुकसानदायक होगी, समाज के लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है। ये समाज में एक एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे सकती है। अगर मेरे मन के अंदर किसी तरह की सांप्रदायिकता की भावना जन्म लेती है, तो मैं अपने संप्रदाय के अलावा दूसरे संप्रदाय से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके प्रति हमेशा एक हे दृष्टि रखूंगा, उनके प्रति हमेशा एक नफरत की भावना अपने मन में रखूंगा। और अगर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जाता है और लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न किए जाते हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है और आपके समाज को, आपके संप्रदाय को, आपके परिवार को, आपकी अपनी जान को, जान का खतरा है, ठीक है, जान और माल का खतरा है, तो ये सारी चीजें मास किलिंग्स या जेनोसाइड की तरफ भी मुड़ सकती हैं। और ये समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी मत के लिए, किसी भी मजहब के लिए, किसी भी समाज के लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक ही होंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। बात करते हैं कि एक धर्म में और एक धार्मिकता की भावना में, संप्रदाय में और सांप्रदायिकता में बेसिकली क्या अंतर होता है। बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, आम आदमी का सांप्रदायिकता से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं होता जब तक कि उसके मन में सांप्रदायिकता के बीज डाले ना जाए। आम आदमी जनरली भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने संप्रदाय को फॉलो करते हैं, अपने पूजा पाठ के तौर तरीकों को अपनाते हैं। राइट। तो जो धर्म है बेसिकली वो प्रेयर्स से जुड़ा हुआ है, वो रिचुअल्स से जुड़ा हुआ है। प्रेयर्स यानी प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, अपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने की पद्धति से जुड़ा हुआ है। और दुनिया का कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी धर्म क्यों ना हो, उसमें जिस तरीके से भी ईश्वर की आस्था सिखाई जाती है, कहीं पर भी ये चीज नहीं बताई जाती कि तुम्हारे अलावा जो दूसरे लोग होंगे वो पूरी तरीके से गलत होंगे। जो लोग दूसरे धर्मों को, दूसरे मतों को, दूसरे मजहबों को, दूसरे संप्रदायों को, दूसरे पंथों को फॉलो करते हैं, वो तुम्हारे अपेक्षाकृत निकृष्ट श्रेणी के लोग होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं रिलीजियसिटी की बात करता हूं, धार्मिकता की बात करता हूं, तो धार्मिकता जुड़ी हुई है प्रेयर्स से और उसके अलावा अनुष्ठानों से। राइट। एंड इट इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ वायलेंस। किसी भी तरह के वायलेंस से या किसी भी तरह के गलत भावना से ये चीज प्रेरित नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है। वहीं पर अगर मैं कम्युनलिज्म की बात करता हूं, सांप्रदायिकता की बात करता हूं, तो ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है। ये जनरली लोगों के मन में भावना उत्पन्न की जाती है और उनके मन में इस तरह की भावना को उत्पन्न करने के पीछे जनरली पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष की, लीडर विशेष की, पार्टी विशेष की, जो एक संप्रदाय को टारगेट करके, ठीक है, उनको मोबिलाइज करने के लिए उनके मन में धार्मिकता की भावना को, सांप्रदायिकता की भावना को बोते हैं। उन लोगों को बार बार ये बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म के प्रति, तुम्हारे मत के प्रति, तुम्हारे मजहब के प्रति, तुम्हारे संप्रदाय के प्रति इस देश में एक नेगेटिव माहौल है, तुम लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो मैं दोयम या त्रियम दर्जे का नागरिक माना जाता है। तुम्हारे संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोगों को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, तुम्हारे संप्रदाय को हे दृष्टि से देखा जाता है, तुम्हारे धर्म के लिए यहां पर किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं है। और इस तरह की कड़वी बातें करके पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या फिर पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा किसी एक भीड़ को मोबिलाइज करने का प्रयत्न किया जाता है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक गलत डायरेक्शन में। और इस तरह के लोगों को मोबिलाइज करके रिलीजियस लीडर्स अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। ठीक है। जिसमें वो किसी एक धर्म से अपनी पार्टी के लिए या अपने लिए फायदा देख रहे होते हैं, फायदा देख रहे होते हैं। राइट। इन कम्युनलिज्म द रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। जब सांप्रदायिकता की भावना किसी व्यक्ति के मन में घर कर जाती है, जन्म ले जाती है, तो वहां पर उसको केवल और केवल संप्रदाय दिखना शुरू हो जाता है।
कौन उसके लिए कितना अच्छा कर रहा है, कौन उसके लिए कितना खराब कर रहा है। अलग अलग संप्रदायों में बुरे लोग हो सकते हैं, जिस तरीके से हर एक संप्रदाय में अच्छे लोग होते हैं, वो भावना समाप्त हो जाती है। भारत का संविधान सभी संप्रदायों को बिल्कुल एक जैसे अधिकार देता है, वो आदमी के मन से भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के सारे आर्टिकल्स मनुष्य के मन से वैनिश हो जाते हैं। उसके मन में केवल एक ही चीज रह जाती है, सांप्रदायिकता। उसे केवल एक ही चीज दिखती है, अपना संप्रदाय। उसे केवल एक ही चीज दिखती है कि या तो मेरे संप्रदाय को दूसरे संप्रदायों के अपेक्षाकृत नीचे दर्जे का माना जा रहा है, और या फिर उसे ये चीज दिखाई देती है कि दूसरे संप्रदाय मेरे संप्रदाय की अपेक्षाकृत बहुत निकृष्ट श्रेणी के हैं, और बावजूद इसके ये लोग मेरे बराबर में किस तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो सांप्रदायिकता में केवल और केवल धार्मिकता की पहचान आदमी के लिए सब कुछ बनकर रह जाती है। उसके अलावा अच्छाई, बुराई, देश, धर्म, धर्म की ड्यूटीज, वो सब खत्म हो चुकी होती हैं, वो सब खत्म हो चुकी होती हैं। और ये सारी चीजें किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के सामने आने पर उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर मेरे मन के अंदर किसी तरह की धार्मिकता की भावना या सांप्रदायिकता की भावना घर कर गई है, तो मैं दूसरे संप्रदाय के लोगों को देखकर या तो अपने मुख से अपशब्द उन लोगों को कहूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके ऊपर फिजिकली भी हमला कर दूं। तो व्हेन कम्युनलिज्म एस्केलेट्स इनटू कम्युनल राइट्स, जब ये सांप्रदायिकता की भावना सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती है, तो लोग एक फेसलेस मेंबर बन जाते हैं उन कम्युनिटीज के, जो दूसरी कम्युनिटीज के साथ अपनी हे भावना को जो है व्यक्त कर रहे होते हैं, अपनी नफरत की भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं। उस समय पर व्यक्ति व्यक्ति ना रहकर एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनकर रह जाता है मात्र। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिलीजियसिटी एंड कम्युनलिज्म। धर्म कभी भी नफरत नहीं सिखाता। सांप्रदायिकता अगर लोगों के मन में घर कर चुकी है, तो वो आदमी को नफरत की ओर धकेलने का प्रयास करती है। जनरली आम आदमी कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता है किसी भी तरह के राइट्स में, या कभी भी किसी भी तरह के कम्युनल माइंडसेट में। आम आदमी चाहता है कि मैं अपना जीवन जीऊं, अपने परिवार का भरण पोषण करूं, सुबह अपने काम पर जाऊं, शाम को अपने घर पर लौट कर आऊं, अपना अच्छा समय अपने परिवारजनों के साथ बिताऊं, बुरे समय को अपनी मेहनत के साथ दूर करने की कोशिश करूं। ठीक है, बाकी समाज को वो एक ही दृष्टि से देखता है कि जिस तरीके से मैं हूं बाकी उसी तरीके से सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं। तो आम आदमी को मतलब नहीं होता कि सांप्रदायिकता की भावना क्या है। वो तो अपने धर्म को जानता है, अपने हिसाब से अपने ईश्वर की उपासना करता है, उसकी प्रार्थना करता है, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करता है अपनी धार्मिक ड्यूटी के तहत, राइट, या अपनी धार्मिकता के तहत, अपनी निष्ठा के तहत। उसके मन में इस तरह की भावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती है कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म बेकार है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी होती है अपने परिवार को पालना, अपने परिवार को एक एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में लेके जाना। लेकिन वहीं पर कई लोग, इस तरह के लोगों के मन में, कई पॉलिटिकल लीडर्स, कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि तुम इतने संघर्ष भरा जीवन जी रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ लगातार अन्याय हो रहे हैं। ठीक है, तुम्हें तो अभी तक बहुत स्टेबल पोजीशन में होना चाहिए था, तुम्हारे ही समकक्ष एक दूसरा व्यक्ति हुआ करता था जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था, आज देखो वो कितनी अच्छी जगह पर है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी पार्टी ने तमाम रिसोर्सेज उपलब्ध कराए, उसको लगातार फेवर्स दिए गए। तुम्हें तुम्हारे संप्रदाय के नाम पर इन फेवर्स से वंचित रखा गया, इन रिसोर्सेज से वंचित रखा गया। तब आदमी के मन में इस तरह की भावनाएं जागृत हो सकती हैं, वो भी अपने परिवार को लेकर कि अगर मुझे भी ये सारे फेवर्स मिले होते, मुझे भी इन सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिला होता, तो आज मैं भी बहुत अच्छी पोजीशन में होता और मेरा परिवार आज के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा होता। आदमी के मन में हमेशा परिवार ही रहता है, आम आदमी के मन में। हाँ, आदमी के मन के अंदर की इन भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। अच्छा, इस तरह की भावनाओं को भड़काने के कई तरीके हो सकते हैं। हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं। लोगों को तरह तरह की कहानियां सुनाई जा सकती हैं, जो ऐतिहासिक कहानियां जो कई सौ साल पहले गुजर चुकी हैं, जिनका आज के समय में किसी भी तरह के डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन बावजूद इसके उन कहानियों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया जाता है कि आदमी भड़क सकता है, कई बार भड़क जाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस है, जो मैंने आपको अभी तक बताया। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई पॉलिटिकल लीडर्स एक्चुअली पॉलिटिकल ना रहकर वो रिलीजियस लीडर बन जाते हैं, राइट, और लोगों के मन में धार्मिकता की भावनाओं को जन्म देते हैं अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। उन्हें रिसोर्सेज की कहानी सुनाई जा सकती है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया
कि लोगों के मन में ये बात घर कर सकती है, लोगों के मन में इस तरह की बातों को बोया जा सकता है कि तुम्हें तो इन रिसोर्सेज का एक्सेस ही नहीं मिल रहा, अदरवाइज आज के समय में तुम और तुम्हारा परिवार कहीं ज्यादा अच्छा जीवन जी रहे होते। राइट। अगर मैं हिस्टोरिकल कहानियों की बात करूं तो उदाहरण देता हूं, जैसे कि हिंदुस्तान में अलग अलग समय पर तमाम फॉरेन इन्वेडर्स ने आक्रमण किया, इन्वेजन किया। ठीक है। और कहा जाता है कि कई फॉरेन इन्वेडर्स ने, कई विदेशी आक्रांताओं ने भारत के लोकल कल्चर को समाप्त करने की कोशिश करी, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तमाम इस तरह के इन्वेडर्स रहे जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा और बहुत सारे लोगों को जो है कन्वर्ट किया दूसरे धर्म में, खासकर इस्लाम धर्म में। ठीक है। इस तरीके से एक कम्युनिटी विशेष को भड़काया जा सकता है कि तुम्हारे कल्चर को समाप्त करने की कोशिश की गई विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, उन्होंने तुम्हारे तमाम रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा, वहां पर अपने रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो खड़े किए। उसके अलावा तमाम लोगों को जो है कन्वर्ट किया गया तलवारों के नोक पर। इस तरीके से लोगों को भड़काया जा सकता है उस इतिहास की दुहाई देकर जो आज से कई सौ साल पहले गुजर चुका है। राइट। जैसे कि गुरु अर्जुन देव साहब जो थे, उनका कत्ल किया गया जहांगीर के द्वारा। ठीक है। उनका कत्ल किया गया जहांगीर के द्वारा। अगर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव साहब का कत्ल किया तो आज के समय में अगर कोई मुगल है, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, जो जहांगीर के मरने के भी कई सौ साल बाद पैदा हुआ है, और वो एक अप्रोच रखता है पढ़ाई वाली, वो एक अप्रोच रखता है तरक्की वाली, उसका और इस जहांगीर की तुलना का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो एक पढ़ने लिखने वाला आदमी है, वो सभी के प्रति सौहार्द रखने वाला आदमी है, सभी की खुशी को देखकर खुश होने वाला आदमी है, सभी के दुख में शामिल होने वाला आदमी है। ठीक है। अब अचानक से किसी एक दूसरे व्यक्ति विशेष के मन में, जो दूसरे संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, उसके मन में एक सांप्रदायिकता की भावना भर दी जाए और वो उससे नफरत करना शुरू कर दे, जो कल तक उसके हर एक सुख दुख में उसके साथ था। तो इस तरह के हिस्टोरिकल रीजंस देकर कई बार लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसके दूसरे उदाहरण भी, अगर मैं बात करूं शशांक की, जो बंगाल का राजा हुआ करता था, उसने बोधि ट्री, जो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में जो बोधि वृक्ष हुआ करता था, जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट जो है प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बेसिकली। तो उस बोधि वृक्ष को शशांक ने काट डाला पूरी तरीके से, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से एक प्रकार की नफरत रखा करता था। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद के जितने भी पाल रूलर्स हुए या जितने भी पाल लोग हुए, आम जनता हुई, उनको सभी को इसी दृष्टि से देखा जाए कि ये सभी लोग बौद्ध धर्म से चिढ़ने वाले हैं। मुझे तो कहीं से कहीं तक ये बात लॉजिकल नजर नहीं आती, लेकिन इस तरह की भावनाएं लोगों के मन में जनरेट करना पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत पुराना काम रहा है अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। अगर मैं अंग्रेजों की बात करूं, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू करी, ठीक है, फूट डालो राज करो, हिस्टोरिकल रीजन है और आज के समय में भी इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने जब देखा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम पूरी एकता के साथ लड़े, ठीक है, उसका लीडर बहादुर शाह जफर को बना दिया गया, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व कर रहे थे, आखिरी मुगल सम्राट। जब अंग्रेजों ने इस चीज को देखा तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गड़बड़ की बात है, ये तो दो लोग बटे हुए होने चाहिए थे, अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ये तो समाज में एक तरह की एकता पैदा हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस चीज में फूट डालो राज करो की नीति शुरू करी। उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शुरू किया कि ये सीटें होंगी मुस्लिम्स के लिए, ये सीटें रिजर्व होंगी सिखों के लिए और ये सीटें होंगी कॉमन। उसके अलावा उन्होंने पार्टीशन कर दिया। जब वो भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बेसिकली देश का विभाजन किया, जिसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है। हालांकि भारत उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर बनने वाला देश नहीं था, क्योंकि भारत में तो आज भी तमाम अलग अलग धर्म एक साथ रहते हैं। हाँ, पाकिस्तान जरूर सांप्रदायिकता के आधार पर बना हुआ एक देश बना उस समय पर, और यह भी माना जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर दूसरी कम्युनिटीज के साथ वाकई में बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। अगर इस तरह के अत्याचार ना हुए होते तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पिछले 85 सालों के उदाहरण लिए गए कि विभाजन के समय पर इस देश में या उसके अलावा दो और देश हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, की इन देशों में आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले
ये अलग अलग कम्युनिटीज इतने इतने परसेंटेज, इतने इतने रेशो में हुआ करती थी, और विगत वर्षों में इन कम्युनिटीज की, खासतौर से हिंदुओं की, सिखों की, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, इनकी जो गिनती है वो वाकई में बहुत ज्यादा कम हो गई। तो इनके ऊपर यानी कि धार्मिकता के आधार पर अत्याचार किया जा रहा है, सांप्रदायिकता इन लोगों के साथ अपनाई जा रही है, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उस चीज को, राइट। तो इस तरह की दिक्कतें वाकई में पाकिस्तान में देखने को मिली, लेकिन हिंदुस्तान में तो सभी धर्मों के लिए जगह है, सर्वसंभाव की भावना है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बेसिकली इस चीज को इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके पीछे जो मुझे कारण नजर आता है, उसका कारण ये है कि आप लोगों ने अब हम आप लोगों को विभाजित करके जा रहे हैं, आप लोगों के मन में एक नफरत का बीज डालकर जा रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल आधार पर भी हो जाएगा अब तो, और सांप्रदायिकता के आधार पर आपके मन में रहना चाहिए। अब आपस में ही लड़ना जीवन भर, कभी ऐसा मत करना कि बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाओ, हमें अब निश्चिंतता के साथ रहने दो। कभी तुम ये कहो कि 347 साल ये अंग्रेज भारत के अंदर रहे, तो अब इनसे बदला लिया जाए, तो इसलिए हमें परेशान मत करो, हमसे बदला नहीं ले पाओगे, तुम लोग आपस में ही लड़ो, क्योंकि हम तुम्हें यहां पर एक परमानेंट प्रॉब्लम सौंप कर जा रहे हैं, राइट। द पार्टीशन एंड द राइट्स दैट फॉलोड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कम्युनल हार्मनी। तो इन लोगों के बेसिकली मन में इस चीज की भावनाओं को जागृत किया गया कि आप लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, आपकी कम्युनिटी को देखते हुए, आपके धर्म को देखते हुए आप लोगों का हम विभाजन करके जा रहे हैं। और इस विभाजन के तहत, इस विभाजन के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर दंगे हुए, उन्होंने कम्युनल हार्मनी को पूरी तरीके से, सांप्रदायिक सौहार्द को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। अच्छा, पॉलिटिकल रीजंस जो मैंने आपको बताया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी और फैक्टर्स के नाम पर लोग कम्युनलिज्म की भावना लोगों के मन में जगाते हैं, सांप्रदायिकता की भावना जगाते हैं। संप्रदाय केवल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, कम्युनलिज्म जो है वो केवल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। संप्रदाय तो दो क्षेत्रों के भी हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के निवासी हैं, राइट। तो या फिर संप्रदाय दो जातियों का भी हो सकता है कि ये इस जाति से ताल्लुक रखते हैं, ये उस जाति से ताल्लुक रखते हैं। संप्रदाय दो वर्णों का भी हो सकता है, ये उस वर्ण के लोग हैं, ये दूसरे वर्ण के लोग हैं। तो सांप्रदायिकता की भावना भी हर एक रूप में आ सकती है, ये धर्म के रूप में भी आ सकती है, ये सांप्रदायिकता की भावना क्षेत्र के रूप में भी आ सकती है, जाति के रूप में भी आ सकती है, वर्ण के रूप में भी आ सकती है। तो पॉलिटिकल रीजंस हैं जिस वजह से लोगों को सांप्रदायिकता की भावना में धकेला जाता है, ठीक है। तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति यानी कि किसी एक समूह विशेष को, जाति विशेष को, वर्ण विशेष को, धर्म विशेष को, क्षेत्र विशेष को ज्यादा फायदे दिए जाएं, वहीं पर दूसरे को इन सब चीजों को किसी भी तरह का लाभ देने से मना कर दिया जाए। इन लोगों को बाद में कोई दूसरी पार्टी आए जो इन लोगों को भड़काए कि देखो उस पार्टी ने आप लोगों के साथ अन्याय किया, हम आप लोगों को वो चीज दिलवाना है, अब हम इनको वो नहीं देंगे, राइट। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी एक को कुछ दे रहे हैं और किसी दूसरे को उससे वंचित रख रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा देश के लिए, हमेशा समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। उसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड for certain benefits to those communities who are socially and economically backward, but irrational appeasement politics is only harmful, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो कुछ माइनॉरिटीज को या फिर इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स देता है, ठीक है, लेकिन वो बेनिफिट जो है वो इलॉजिकल नहीं है कि सिर्फ नाम के आधार पर उन लोगों को उस तरह के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उनके मन के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन लोगों को भी समाज में, समाज की मुख्य धारा के बराबर चलने का पूरी तरीके से अधिकार है, तो उनको समाज के बराबर लाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि किसी भी तरीके से इलॉजिकल, इरेशनल तुष्टीकरण किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा समाज के लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस तरह के स्पॉन्सर्ड दंगों को मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, लोगों के मन में सांप्रदायिकता की
भावनाओं को पैदा करती हैं। और आज के इस युग में सोशल मीडिया इसके लिए एक बहुत जबरदस्त हथियार बन चुका है। ठीक है, आप लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध था, जो दिल्ली में हुआ था, तमाम देश भर में हुआ था, उस चीज को आपने अगर गौर से फॉलो किया हो तो उसमें आप देखेंगे कि सोशल मीडिया ने एक बहुत जबरदस्त हथियार का रूप अख्तियार कर लिया था। लोगों को भड़काया जा रहा था, गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा फ्लोट की जा रही थी। लोगों के मन में इस भावनाओं को जन्म दिया जा रहा था कि देखो तुम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, देखो दूसरे लोगों को तुमसे आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, देखो तुम लोगों के समाज को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। सारी गलत चीजें जो है लोगों के मन में मैन्युफैक्चर की जा रही थी, फिट की जा रही थी, फ्रेम की जा रही थी, जिस वजह से लोगों को जो है सीएए के अगेंस्ट भड़काया जा रहा था और तमाम देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। ठीक, जबकि उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी देश के किसी भी नागरिक को गिफ्ट में नागरिकता दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल साफ साफ मेंशन्ड है 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए हुए 6 कम्युनिटीज के लोग, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटीज के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं, उन लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। ठीक है, बाई नेचुरलाइजेशन दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें उसे भारत में 12 साल का समय गुजारना पड़ता है। ठीक है, 14 साल के पूरी प्रक्रिया के दौरान, जिसमें कि जिस दिन वो अप्लाई कर रहा हो उससे लगातार 1 साल पहले तक वो हिंदुस्तान में ही रहा हो। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया है कि इन 3 देशों में रहने वाली वहां की इन 6 माइनॉरिटीज के लिए इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, क्योंकि यह माना गया है आंकड़ों के आधार पर कि पिछले 50-60 सालों में इन तीनों देशों में वहां की इन 6 माइनॉरिटीज की गिनती बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम हो गई है। यानी इनके ऊपर वहां पर सांप्रदायिकता के आधार पर अन्याय हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से ये लोग वहां पर शोषित हैं और इनको बचाने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको भारत की नागरिकता दें, लेकिन सबको नहीं दे दें। जो भारत के अंदर 6 साल गुजार चुके हैं, 12 को 6 किया गया है बस, वो भी इन 3 देशों के वहां की 6 माइनॉरिटीज के लिए। ऐसा नहीं कि उन 3 देशों की जो मेजॉरिटी है, जो इस्लामिक है लोग हैं, वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्हें 12 साल की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, इन 3 देशों के अलावा दुनिया का कोई भी देश होगा, वहां का चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई हो, उसे अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो ऐसा नहीं है कि इन 3 देशों की इन 6 माइनॉरिटीज को भारत में 6 साल के अंदर ही नागरिकता दी जा रही है तो बाकी सबको भी मिलेगी। नहीं, अगर आप इन 3 देशों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, भले ही उन 6 माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते हैं जो इन 3 देशों में 6 माइनॉरिटीज हैं, लेकिन आपको 12 साल का समय ही गुजारना पड़ेगा हिंदुस्तान की नागरिकता को लेने के लिए। लेकिन इस सच को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। इनफैक्ट इस सच को तो लोगों के सामने पेश ही नहीं किया जा रहा था, सबको सिर्फ भड़काया जा रहा था सरकार के खिलाफ। ठीक है, जो पूरी तरीके से इलॉजिकल था। और इस चीज में बहुत बड़ा योगदान किस चीज ने दिया? सोशल मीडिया ने दिया। सोशल मीडिया के तहत लोगों को गलत इंफॉर्मेशन से फीड किया गया, लोगों को भड़काया गया और उनके उस गुस्से का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था? अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बस। अच्छा, रिसोर्सेज के आधार पर भी कम्युनलिज्म जो है वो फैलाया जा सकता है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर रिसोर्सेज की वाकई में कमी है। हर चीज के लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है, चाहे वो जॉब की बात कर लें, चाहे कॉमन रिसोर्सेज की बात कर लें, चाहे घर की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कुछ लोग फिर से अपने निहित स्वार्थ के लिए, ठीक है, किसी एक संप्रदाय विशेष को अगर इन रिसोर्सेज की उपलब्धता कराते हैं आसानी के साथ और दूसरों को इससे वंचित करने की कोशिश करते हैं, चाहे पैसे के दम पर, चाहे फिर मसल पावर के दम पर, यानी कि गुंडागर्दी के दम पर। ठीक है, इस तरह की अगर घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं तो एक समूह विशेष को वाकई में इससे प्रॉब्लम हो सकती है जो इन सब चीजों से वंचित हो जा रहा है, किसी दूसरे समूह के प्रति अपने निष्ठा रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा के कारण। ठीक है, 2 समूह हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक समूह को सपोर्ट करती है और ज्यादातर रिसोर्सेज की उपलब्धता वो उसी समूह को कराती है।
तो इस वजह से दूसरे समूह में एक सांप्रदायिकता की भावना जन्म ले सकती है कि अगर हम भी वो होते तो हमें भी सारी चीजें मिल रही होती, क्योंकि वो पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है या हमारे पास उनके समान अधिकार नहीं है। तो रिसोर्सेस की वजह से बेसिकली लोगों को भड़काया जा सकता है, लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न की जा सकती है कि हाँ भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो संप्रदाय और सांप्रदायिकता, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक आम आदमी होता है जो अपने जीवन का पालन पोषण करता है, जीवन यापन करता है बिल्कुल सही माध्यमों से और अपने परिवार को चलाता है। सांप्रदायिकता की भावना लोगों के मन में पैदा की जाती है कि तुम इस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, इस वजह से तुम्हारी स्थिति आज देखो कितनी दयनीय है, जबकि दूसरे संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग आज की डेट में देखो कितनी तरक्की कर चुके हैं। सांप्रदायिकता की भावना धर्म के आधार पर पैदा की जा सकती है। सांप्रदायिकता की भावना इतिहास के आधार पर पैदा की जा सकती है। पुराने कई सौ साल पुरानी कहानियां सुनाकर सांप्रदायिकता की भावना रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर लोगों के मन में पैदा की जा सकती है। तमाम इस तरह की चीजें हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को जन्म दे सकते हैं। और अल्टीमेटली सांप्रदायिकता की भावना किसी भी देश के लिए और किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। सांप्रदायिकता की भावना का संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं धार्मिक सांप्रदायिकता की बात करता हूं तो धर्म उससे पूरी तरीके से अलग होता है। धर्म का मतलब होता है आदमी की अपने ईश्वर में आस्था, उस ईश्वर की पूजा करना, अपने अनुष्ठानों को फॉलो करना, अपने त्योहारों को मनाना। सांप्रदायिकता की भावना ये होती है कि मेरे अलावा जितने भी धर्म हैं, मेरे अलावा जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब है, जितने भी पंथ हैं और उनका अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं वो गलत हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। वो सांप्रदायिकता की भावना है, राइट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकुलरिज्म की या धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोल सकते हैं। ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, संविधान के मूलभूत ढांचे का पार्ट है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो जन्म हुआ था बेसिकली वो केशवानंद भारती वाले केस के बाद हुआ था, जिसको एक माइलस्टोन केस माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की जुडिशरी के अंदर। उसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, क्योंकि उस समय पर 13 जजेस ही मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने जो है केशवानंद भारती वाले केस में फिर सरकार को इंस्ट्रक्शन दिए कि पार्लियामेंट के पास नंबर गेम के तहत यह अधिकार हो सकता है कि वो लोग कानून बनाएं, लेकिन किसी भी तरीके से, भले वो राज्यसभा से पास करा लें, भले लोकसभा से पास करा लें, भले ही राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति ले लें, लेकिन पार्लियामेंट के पास संविधान के मूलभूत ढांचे को चेंज करने का अधिकार नहीं है। वो लोग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो जुडिशरी के पैदाइश है। बेसिकली जुडिशरी ने इस चीज को जन्म दिया है। खैर 42वां संशोधन हुआ था इमरजेंसी के समय पर, जब हिंदुस्तान में आपातकाल लगा था। तो उस समय पर हिंदुस्तान के संविधान का 42वां संशोधन था, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। उसके तहत बेसिकली सेकुलरिज्म शब्द को भारत के संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है, भारत के प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया। हालांकि भारत में सेकुलरिज्म शब्द और वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेकुलरिज्म का जो शब्द है ये पूरी तरीके से अलग है, ठीक है, पूरी तरीके से अलग है। कैसे? वेस्ट में सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। धर्म किसी भी आदमी की एक बहुत पर्सनल चीज है, ठीक है। वो अपने धर्म में वो कौन से धर्म को फॉलो करता है और वो अपने धर्म में किस तरीके से अपनी आस्था व्यक्त करता है, ये उस आदमी की पर्सनल चीज है, उस आदमी का पर्सनल मत है, उसका निहित मत है, उसका निजी मत है, सॉरी, राइट। तो इट रिफ्लेक्ट्स द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। चर्च का राज्य के किसी भी तरह के किसी काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट मैंडेट्स द गवर्नमेंट विल हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन एंड रिलीजन इज प्राइवेट मैटर ऑफ सिटीजन्स। तो जो धर्म है बेसिकली वो लोगों का, वो वहां के सिटीजन्स का, वहां के नागरिकों का एक बिल्कुल प्राइवेट मैटर है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों को बिल्कुल समान अधिकार प्राप्त होना, सभी धर्मों को बिल्कुल समान सम्मान प्राप्त होना, राइट। तो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का एक अलग मतलब है, वेस्ट के अंदर सेकुलरिज्म का एक अलग मतलब है। यहां पर सपोर्ट ऑल रिलीजन इक्वली, जो भारत
का जो संविधान है, बेसिकली भारत का जो राज्य है, भारत की जो सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सर्टेन बेनिफिट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दिए जाते हैं उनके मन के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए। आप माइनॉरिटी में हो लेकिन इस देश में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और आपको यकीन दिलाने के लिए हम आपको ये लाभ देते हैं, लेकिन कानून के तहत। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी लाभ दे दिया जाए। तो सेक्युलरिज्म की भावना मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि सभी धर्मों को बिल्कुल समान दृष्टि से देखना। अब बात करते हैं रीजनलिज्म की या क्षेत्रवाद की। जिस तरीके से धर्म या जाति या वर्ण ये लोगों के मन में इनके प्रति घर किया जा सकता है, इन चीजों को पैदा किया जा सकता है, किसी को इस चीज को लेकर भड़काया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से क्षेत्रवाद को लेकर भी लोगों को भड़काया जा सकता है, ठीक है। यहां पर कम्युनिटीज डिफाइन की जाती हैं ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेताजी एक शहर से ताल्लुक रखते हैं ए, वहीं पर एक दूसरा शहर है बी। अब बी शहर के लोगों को बताया जाता है कि देखो ए शहर में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ए शहर की कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है, ए शहर में एम्प्लॉयमेंट के कितने ज्यादा साधन जो है पैदा किए जा रहे हैं, ए शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया हो चुका है। आप लोग पूरी तरीके से वंचित हो, क्यों? क्योंकि आप ए शहर से ताल्लुक नहीं रखते हो, और ए शहर तो उन नेताजी का है, वो अपने शहर को ही बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और आप लोग केवल और केवल नुकसान झेल रहे हो। आप लोग केवल और केवल इस चीज का खामियाजा भुगत रहे हो। तो यहां पर कम्युनिटीज का बंटवारा कर दिया जाता है क्षेत्र के आधार पर। लोगों के मन में एक भावना पैदा की जाती है क्षेत्रवाद की, विच इज अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। समाज के दृष्टिकोण से इस तरह की कोई भी भावना अगर आदमी के मन में घर करती है तो वो बिल्कुल नुकसानदायक है, इनफैक्ट खतरनाक है वो समाज के लिए। महात्मा गांधी कहते थे, आई एम ए प्राउड गुजराती एंड आई एम ए प्राउड इंडियन एंड आई डू नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं एक गुजराती हूं और मैं एक भारतीय भी हूं, और मुझे इन दोनों चीजों में कोई अंतर नजर नहीं आता है। तो ये बात महात्मा गांधी किया करते थे। इसी तरह की भावनाएं लोगों के मन में होती हैं, लेकिन फिर से कोई व्यक्ति विशेष, कोई लीडर विशेष, कोई पार्टी विशेष अपने बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में इस तरह की भावनाओं को अगर जन्म देती है कि आप लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, या वाकई में किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है किसी एक पार्टी विशेष के द्वारा, तो ये सारी चीजें जन्म देती हैं क्षेत्रवाद को, जो पूरी तरीके से नुकसानदायक है लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राइट। इनसे जनरली आपको क्षेत्रवाद के कई किस्से देखने को मिलेंगे, जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। कावेरी जल विवाद बहुत पुराना जल विवाद रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। उससे पहले पंजाब और हरियाणा के बीच का जल विवाद था, ठीक है। और इस कि भाई हमारे स्टेट को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, और वो स्टेट जो है जहां से नदी बहकर आती है वो लोग हमारे लिए पानी छोड़ते ही नहीं है। तो इस तरह की बातें हमेशा दो स्टेट्स के बीच में ग्रजेस पैदा करते हैं, और उन ग्रजेस की वजह से नुकसान किसे होता है? उन स्टेट्स में रहने वाली जनता को। और लाभ कौन उठाने की कोशिश करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट के बॉर्डर्स को लेकर तमाम इश्यूज होते हैं, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट बॉर्डर पर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहां की दोनों स्टेट्स की पुलिस आपस में भिड़ जाती है। अगर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो अक्सर पुलिस ये कहते हैं कि ये आपके स्टेट में हुआ है, ये आपके स्टेट में हुआ है, ये सड़क आपके स्टेट में आती है या ये सड़क आपके स्टेट में आती है, हमारा इस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इस चीज का भी खामियाजा कौन भुगत रही है? वहां की आम जनता। अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में स्टेट बॉर्डर्स को लेकर दो स्टेट्स के बीच पुलिस के बीच में जो है गोलीबारी हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले अननेसेसरली शहीद हो गए, राइट। जबकि देश तो एक ही है भाई। उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के वजह से डिस्प्यूट होता है, किसी राज्य विशेष को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है जहां पर केंद्र सरकार उनको ज्यादा आर्थिक मदद देती है। जनरली राज्य विशेष का दर्जा दिया जाना किसी भी राज्य को ये सही ही होता है, क्योंकि कोई राज्य अगर इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह गया है तो उसको आगे लाना, उसको मुख्य धारा के बराबर लाना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें होती हैं। केंद्र सरकार अपने ही गवर्नमेंट
से शासित राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती हैं या उनको ज्यादा पैसा देने की मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, ताकि उन राज्यों का बहुत ज्यादा विकास हो जाए जहां पर उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो फिर अपने लोगों को बता सकें कि देखो हमने कितना ज्यादा तरक्की करी आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों के लिए कितना हम लोगों ने ध्यान रखा। अच्छा, राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इसको आप नुकसान की तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, आजादी से पहले भी हिंदुस्तान के बड़े नेताओं को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि हिंदुस्तान एक विविधता प्रधान देश है, ठीक है, और किसी एक ऑर्डर से पूरे हिंदुस्तान को रूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली से अगर कोई एक ऑर्डर निकलता है तो वो अलग अलग राज्यों के लिए उसके अलग अलग मायने हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग है, अलग अलग राज्यों की क्लाइमेट कंडीशंस अलग हैं, उन लोगों की परेशानियां अलग है, उन लोगों की जरूरतें अलग है, और उसके अकॉर्डिंग उन लोगों के सॉल्यूशन अलग अलग होंगे। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समुद्र तटीय इलाके भी हैं, मैदान भी हैं, ठीक है, तो इन सभी लोगों की समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकती, इन सभी लोगों की समस्याएं अलग अलग होंगी, और उन समस्याओं के सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे, राइट। तो इसी वजह से अलग अलग सरकारें चुनी जाती हैं अलग अलग राज्यों में। अच्छा, क्षेत्रवाद के कारण कई राज्यों में कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भी जन्म लिया। कई बार ये क्षेत्रीय पार्टियां केवल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को पूरा करती हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को पूरा करना चाहती हैं, भ्रष्टाचार करना चाहती हैं और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहती हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। हाँ, तमाम बार ऐसा भी होता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थितियों की, सामाजिक स्थितियों की, आर्थिक स्थितियों की जो समझ एक क्षेत्रीय पार्टी को हो सकती है, वो शायद किसी केंद्रीय पार्टी को ना हो, और वो उस क्षेत्र के लिए कहीं ज्यादा लाभप्रद साबित हो कि वहां पर उस क्षेत्रीय पार्टी ने जन्म लिया, उन्होंने वहां के आम लोगों की, जनता को बहुत करीब से महसूस किया, उनकी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयास किए, और क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण वो उस पर ज्यादा एक्शन ले पाए, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये सभी चीजें क्षेत्रवाद का उदाहरण है, क्षेत्रवाद के लाभ हैं, क्षेत्रवाद के नुकसान हैं। तो ये दूसरा चैप्टर था बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कम्युनलिज्म को, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया रीजनलिज्म को, और उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया सेकुलरिज्म को। नए चैप्टर के साथ हम लोग जल्द मुलाकात करेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप सभी लोग इसे ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।